विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आजकल जो हमारी बात हो रही है वो है पृथक्करण की क्रियाओं के बारे में। हमने इससे पहले 3 प्रकार के पृथक्करण की क्रिया देखी कि किस प्रकार हम वाष्पीकरण द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा या सेपरेटिंग फनल जो है, जो हमने कीप लिया था, जिसमें 2 अघुलनशील जब द्रव आपस में मिले हुए होते हैं उनको कैसे हम पृथक कर सकते हैं। तो हमने सेपरेटिंग फनल के बारे में बात करी। आज जो हम लोग और थोड़े से मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें जब हमारे ऐसे मिश्रण होते हैं तो उनको हम कैसे एक पृथक्करण की क्रिया द्वारा उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए अपना बुक खोलते हैं और देखते हैं आज कौन कौन सी क्रियाओं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे हम पृथक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने अमोनियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसके बारे में हमने ये एक पढ़ा था कि ये एक ऐसा ठोस है कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये सीधे वाष्प रूप में चेंज हो जाता है, ना कि वो ठोस से द्रव में हो और द्रव से वो फिर वाष्प बने। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था और इस क्रिया को हम सब्लिमेशन कहते हैं। मीन्स ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है कि कोई भी जो ठोस है वो सीधे वाष्प बन जाता है बिना द्रव के रूप में बदले हुए। तो अगर इस प्रकार का हमारा कोई मिक्सचर है जिसमें हमारे पास एक ऐसी एक इम्प्योरिटी है जो एक सब्लिमेशन शो करती है, जो जिसमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव होते हैं, उस प्रक्रिया में हम इस क्रिया विधि का यूज करते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप अगर मार्क कर ले तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हो को ऊर्ध्वपातित न होने वाली अशुद्धियों से हम पृथक करने के लिए ये जो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की क्रिया का उपयोग करते हैं। तो यहाँ ये सब्लिमेशन का ऊर्ध्वपातन की क्रिया हम उसमें उसका यूज करते हैं जिसमें ऊर्ध्वपातित होने वाली कोई एक अशुद्धि हो या जो मिश्रण है उसमें एक ऐसा कोई कंटेंट हो। अब जैसे हम इसमें एक है अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन, ये सारे जो हैं, ये हमने जितने नाम लिए हैं ये सब एक सब्लिमेशन की क्रिया दिखाते हैं। मीन्स ये डायरेक्ट एक जो एक गैसियस फॉर्म में या वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो इस क्रिया में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी हमने एक मिश्रण का एग्जाम्पल लिया, अमोनियम क्लोराइड और नमक, ये हम क्या करते हैं, ये देखिए इस टाइप से जो फनल होती है उसको हम उल्टा करके रख देते हैं और इसके जो नीचे का जो जैसे फनल जो कीप है वो तो हमारी क्या होती है, ऊपर चौड़ी नीचे पतली, लेकिन जब हमने ऊपर इसको उल्टा करके रखा तो उसका जो पतला पोर्शन है वो यहाँ है, ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम एक रुई लगा देते हैं एकदम, क्योंकि हमें दोनों को सेपरेट करना है, ना कि एक को बिल्कुल हटा देना है और दूसरा रखना है। तो अगर हमें दोनों चीजें रखनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रुई का प्लग लगा देते हैं कि वो पूरा वाष्पीकृत नहीं हो। अब और देखिए ये उल्टी कीप रखी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पे क्या होता है, जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसकी वाष्प बनती है। और हम ये जानते हैं वाष्प जब थोड़ा सा ठंडा होती है तो वो फिर से वो एक क्रिस्टल रूप में जमा होने लग जाती है। तो यहाँ से वो गर्म हुई, अमोनियम क्लोराइड वाष्प रूप में गया और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जहां उसको टेम्परेचर कम होता गया और उसे ठंडक मिलती गई, वो ऐसे फिर किनारे एक जमा होता चला गया और नीचे हमारा नमक रहेगा। तो ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है जिसके द्वारा हम ऐसी अशुद्धियों को दूर करते हैं जो एक डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में हो जाती है।
अब हम लोग दूसरी एक और प्रक्रिया की बात करते हैं, वो हमारी देख रहे हैं आप, ये हमारी आती है दूसरी प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी हमारी उसमें यूज होती है जिसमें हमें रंगों का देखना होता है कि इसके अंदर कितने रंग हैं। तो जैसे क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? नहीं, इसमें बहुत से रंग मिले हुए होते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छानक पत्र जो होता है, फिल्टर पेपर जो होता है, इसकी एक पतली परत लेते हैं और इसके निचले किनारे से हम 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींचते हैं और उस लाइन के बीच में हम एक वो डॉट लगा देते हैं और इस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर से दिखाना चाहती हूँ। देखिए, ये छानक पत्र जिसको हम फिल्टर पेपर भी कहते हैं, यहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर पे ये लाइन खींची और यहाँ पे जो हमें जिस स्याही में हमें ये चेक करना है कि इसमें कितने कलर्स हैं, उसकी हमने जो पानी में घुलनशील है उसको वो हमने ये डॉट लगा। अब हम इसको क्या करते हैं, ये एक हम जार लेते हैं, इसमें हम पानी भरते हैं और ये जो फिल्टर पेपर है इसको इस प्रकार हम एक उसमें एक क्लिप की हेल्प से टांगते हैं कि वो बस पानी की सतह पर रहे। ठीक है, पानी की सतह से ठीक ऊपर उस लेवल पर रहे और इसे हम छोड़ देते हैं। अब जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठता है, हम जैसे वो, क्योंकि ये फिल्टर पेपर है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि पानी है उसमें इवोपरेशन वाष्पीकरण की क्रिया होगी, तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर जब हम देखें इसको बहुत ध्यान से, तो हमें क्या होगा, हमें यहाँ पर अलग अलग कलर की लेयर्स देखने को मिलेगी। तो ये वैसे बहुत पुराना स्टाइल है, अब तो नए स्टाइल्स आ गए हैं, लेकिन क्रोमेटोग्राफी ये है जिससे हमें रंगों का पता चलता है। तो जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, हमें क्या होगा, छानक, ये जो फिल्टर पेपर है, छानक पत्र है, इस पे हमें अलग अलग कलर्स का एक लेयर लाइंस दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। अब इसके ये जो हमें अलग अलग कलर की लेयर्स दिखाई दे रही है, इसके पीछे एक रीजन, वो रीजन क्या है बताइए। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हर कलर का एक, क्या कहे ना, एक अपना एक पानी के साथ रिएक्शन एक होता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो स्याही हमने प्रयोग की है उसमें जल विलायक के रूप में है और डाई विलय के रूप में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं इसको पहले हाईलाइट करना चाह रही हूँ, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि जल क्या है, ये विलायक है और जो डाई है वो विलय रूप में है। तो हम जब हमारा एक एब्जॉर्प्शन होता है फिल्टर पेपर के द्वारा मॉइस्चर से, तो ये क्या होता है, अलग अलग कलर, अलग अलग उनका एक कहें वाटर के साथ रिएक्शन होता है। इस कारण डाई के कण भी वो जैसे जैसे उस मॉइस्चर में वो डाई के कण मिलते चले जाते हैं उस पर्टिकुलर रंग के, वो उसके साथ एक मिलकर एक उसकी लेयर ऊपर फॉर्म होने लग जाती है, क्योंकि जो फिल्टर पेपर है वो मॉइस्चर को अपने अंदर सोख रहा होता है। तो प्राय डाई 2 या 2 से अधिक उसमें कहें उसमें रंग होते हैं। तो जो रंग वाला घटक है जो कि जल में जल्दी घुलनशील हो रहा है, तो जितना मॉइस्चर हो रहा है उसकी घुलनशीलता ज्यादा है, वो पहले जल के साथ एक घुल जा रहा है और वही जल जब एब्जॉर्ब हो रहा है उस रंग से मिला हुआ, वही कलर हमें उस जो छानक पत्र है उस पे देखने को मिलता है। और इस प्रकार जो रंग थोड़ा देर से घुल सकता है जल के साथ, वो हमें बाद में ऊपर देखने को मिलता है। तो मिक्सचर से घटकों को पृथक करने की इस विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और इसका नाम इसलिए है क्योंकि क्रोमा का अर्थ ग्रीक में है रंग।
तो रंगों का जो एक ग्राफ सा बन रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्रोमेटोग्राफी। तो और ये एक हमने, आप ये समझ लिया है कि इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा। लेकिन आगे अब हम देखते हैं कि ये एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक से घुले होते हैं। तो इसका यूज कहाँ होता है? तो हम देख रहे हैं ना कि जो हमें मिश्रण प्राप्त हो रहा है, तो उसका जो एक सेपरेट करने का जो तरीका है वो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो है एक पानी जो है वो क्या एक कॉमन विलयन है जिसमें बहुत चीजें घुल सकती है। तो ये है कि अगर हमें एक ही प्रकार का विलायक में अलग अलग टाइप की चीजें घुली हुई हैं, तो उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसका प्रोसेस होता है क्रोमेटोग्राफी। और अब जैसा मैंने आपको बताया था, और भी बहुत नई तकनीकें आ गई हैं जिनसे हम ये इस ऐसे मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। और इसका अनुप्रयोग डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, और इवन जो हमें ये जब हम ब्लड टेस्ट से हम ये पता करते हैं कि ड्रग्स कौन सी ली हैं या इसने किस प्रकार की दवाइयां ली हैं, वो समझने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अब हम लोग एक और मिक्सचर पर आते हैं, वो है कि जब दो घुलनशील द्रव आपस में मिले हुए। हमने इससे पहले एक देखा था जब दो अघुलनशील द्रव, जैसे पानी, अगर पानी और तेल या जल और तेल, बात एक ही है। लेकिन जब हमने एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने सेपरेटिंग फनल की बात करी थी। लेकिन अगर दो द्रव ऐसे हैं जो आपस में मिक्स हो सकते हैं, है ना, तो अब इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो इसके लिए हम दूसरा एक और क्रियाकलाप करते हैं, और ये जो है ये होती है आसवन विधि। अब इसमें क्या होता है, इस आसवन विधि में इसमें हम जैसे हमने लिया है मिश्रण एसीटोन और जल का, ये आपस में मिल जाए, एक क्या है, दोनों द्रव रूप में है और दोनों आपस में घुलनशील है। तो इसको हम क्या होता है, ये एक डिस्टिलेशन का मेथड होता है जिसको हम आसवन कहते हैं, और ये एक आसवन फ्लास्क होता है। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, ये कैसे हम करते हैं। यहाँ पे जो हमारा मिश्रण है, जैसे अभी हम जल और एसीटोन का ले रहे हैं, ये इसमें भर देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने थर्मामीटर लगाया, लेकिन यहाँ पे हम लगाते हैं कंडेंसर, ये होता है जल संगणक, ठीक है। और यहाँ ये जो होता है, ये इसका कार्य यह होता है कि जो वाष्प बनकर जा रहा है उसको वो ठंडा कर देता है। तो जो वाष्प है जब ठंडी हो जाती है, आप जानते हैं, फिर से द्रव रूप में आ जाती है। तो वो वाष्प ठंडी होकर द्रव रूप में आ जाती है और वो द्रव यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है। लेकिन अब किसकी वाष्प बन रही है, क्या प्रोसेस होता है, इसको समझते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे दो जो घुलनशील द्रव हैं, तो उनके क्या होता है, जो उनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जिस पर वो उबलते हैं, जिस पर वो वाष्प पर बनते हैं, उनमें क्या होता है, एक अच्छा खासा डिफरेंस होता है। जैसे किसी का 30 डिग्री पे कोई बॉयल हो रहा है, कोई 60 डिग्री पे हो रहा है, मीन्स थोड़ा डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में होता है, उनके क्वथनांक में होता है। उस टाइप के जल मिश्रण के लिए हम ये आसवन विधि का यूज करते हैं। तो जो हमारा द्रव इसमें मिला हुआ है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसका अर्थ है वो जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, वो गर्म होके वाष्प में जल्दी चेंज होगा। तो वो क्या होता है, उसका हम वो टेम्परेचर देख लेते हैं कि हमें मालूम है कि इस टेम्परेचर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वो वाष्प बन के ऊपर, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमारा एसीटोन जो है वो जल्दी वाष्प बन के एक उड़ जाएगा, वाष्प बनेगा, और वो वाष्प क्या होगा, वो बाहर नहीं निकलेगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे वो वाष्प, क्योंकि ये जल संगणक है, ये कंडेंसर है,
यहाँ पे वो फिर द्रव रूप में चेंज हो जाएगा और ये हमारे यहाँ पे, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले बॉयल होगा, तो वो द्रव रूप में यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। और फिर हम क्योंकि लगातार गर्म कर रहे हैं तो हम फिर ये देखते हैं कि अच्छा अब हमारा, क्योंकि बॉइलिंग जो हमने ये आपने एक सेशन में हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एक चीज का बॉइलिंग पॉइंट वो तब तक वो एक मेंटेन रहता है जब तक वो पूरा एक वेपर रूप में नहीं हो जाए, फिर हमें टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम जैसे ही देखते हैं कि अब टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है तो हमें पता चल जाता है कि जितना इसके अंदर एसीटोन था वो अब सारा वाष्पीकृत हो गया है। तो फिर हम उसी समय इसको हीट करना बंद कर देते हैं कि हमें मालूम है कि अब जो नीचे जो बचा है वो जल बचा है और एसीटोन उससे सेपरेट हो गया है। तो इस प्रकार हम जो है ये आसवन विधि द्वारा जल और एसीटोन जो आपस में घुलनशील द्रव है इनको हम सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने पूरा आपको एक ओरल पिक्चर की हेल्प से समझाया। यहाँ पे यही एक पूरा आपको समझाया गया है कि जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एसीटोन जो है वो वाष्प रूप में बदलना शुरू हो गया। कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है, तो इसका होगा जब तक वो पूरा जो एसीटोन है वो उसका वाष्पीकरण नहीं हो जाए। तो फिर हम ये हमारा तो इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। तो ये मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा ये आसवन विधि जो है इसका प्रयोग जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि उनके क्वथनांकों के बीच अब काफी एक डिफरेंस होता है। अब हमारे पास एक आता है कि अगर उनका जो क्वथनांक है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो और वो थोड़े पास में हो, तब हम किस प्रकार उनका सेपरेशन कर सकते हैं। तो उसमें हमारा दूसरा एक और मेथड आता है, वो है प्रभाजी आसवन, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट सेशन में आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी आज जो पढ़ा है इसके नोट्स देख लेते हैं। सो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उपयोग उन मिश्रणों में होता है जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयवों को ऊर्ध्वपातित न होने वाली अशुद्धियों से पृथक करना। तो ये आपको थोड़े से ये वर्ड्स आपको रिपीटेड लग रहे हैं, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातित न होने वाली, लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर क्रोमेटोग्राफी हमने देखी थी। क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तो याद रखिए कि जैसे हमारे जो डिफरेंट हमारे जो मेडिसिन हम लेते हैं या जैसे हम ड्रग्स का पता करते हैं कि किसी ने कितना लिया है, तो सब क्या होता है, हम पानी के हेल्प से या उनका विलायक सेम होता है तो उसमें हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं और इवन रंगों को पहचानने में भी करते हैं। आसवन विधि जो हमने देखी, इस विधि का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में होता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। ये ध्यान रखिएगा, हम डिफरेंस टाइम का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे उसमें हम देखेंगे कि उनके बॉइलिंग पॉइंट काफी कुछ पास पास में होते हैं। तो आज बच्चों हम लोगों ने ये डिफरेंट मेथड पढ़ लिए हैं और अब हम देख रहे हैं कि हमारे करीब 6 to 7 हमने मेथड पढ़ लिए हैं जिससे हम ये जो मिश्रण है इनकी हम सेपरेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक और सेशन बच रहा है जिसमें हम थोड़े से और सेपरेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।